गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 15 चैप्टर, जिसका नाम है आलेखों से परिचय। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्राफों के बारे में। तो अभी तक पिछली क्लासों में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है दंड आलेख के बारे में, जहाँ हम आयत बनाते थे एक एक खाना छोड़ करके। फिर हमने पढ़ा दोहरा दंड आलेख के बारे में, जहाँ दो दो आयत इकट्ठे बनाते थे एक एक खाना छोड़ करके। फिर हमने पढ़ा आयत चित्र के बारे में, जिसमें हम बिना खाना छोड़े लगातार क्रमागत संख्याओं के लिए हम उसमें आयत बनाते थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा पाई चार्ट के बारे में, वृत्त चित्र के बारे में, जिसमें दिए गए मानों के आधार पर हम कोण निकाल करके उनके लिए हम ग्राफ बनाते थे। अब हम पढ़ेंगे रेखा आलेख के बारे में, जिसमें हमें कुछ बिंदु दिए जाएंगे, कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनके आधार पे हमें ग्राफ के अंदर एक रेखा बनेगी उन पॉइंट्स को मिलाने से। तो वैसे हमारे पास जो 15.1 का पहला प्रश्न दिया है, 15.1 के लगभग जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस में ग्राफ लगभग बनाया हुआ है। एक आधे क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा, तो उनको देख करके, ग्राफ को देख करके हमें हल बताना है, जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर बताना है। तो पहला प्रश्न जो हमें दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ग्राफ के साथ। तो क्या पूछा है इसने, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो एक्स अक्ष पर दिया है इसने समय, और वाई अक्ष पर इसने दिया है तापमान डिग्री सेल्सियस में। यहाँ से हमारे पास जो इसका 9 बजे तापमान था वो कितना था, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 बजे कितना था, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 11 बजे था हमारे पास 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 बजे था 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 बजे जो इसका तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 बजे इसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 3 बजे जो इसका तापमान था वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इसके आधार पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था। तो इसने पूछा है कि रोगी का तापमान दोपहर में 1 बजे कितना था। तो दोपहर में 1 बजे तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहले का आंसर कितना आ गया, प्रश्न नंबर 1, इसका पहले का आंसर है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो ग्राफ को देखेंगे, 38.5 डिग्री सेल्सियस कितने बजे था, ये था दोपहर 12 बजे। तो दूसरे का आंसर कितना है, दोपहर 12 बजे। तीसरा पार्ट इसने पूछा है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये दोनों समय क्या क्या थे। तो एक जैसा तापमान कितने कितने बजे रहा है, दोपहर 1 बजे और 2 बजे। तो क्या देगा, दोपहर 1 बजे व 2 बजे। ये इसका आंसर हो गया तीसरे पार्ट का। चौथा पार्ट इसने पूछा है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर क्या आप कैसे पहुंचे। तो 1:30 बजे तापमान हमें बताना है क्या है। तो इसने जो 1 और 2 के तापमान दिए हैं, 1 बजे से लेकर के 2 बजे का तापमान वो सेम रहा है, वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 1:30 बजे तापमान भी कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 बजे से 2 बजे तक तापमान स्थिर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस था। तो हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां पार्ट हल करेंगे। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ रहा है वो हमें बताना है। तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, 9 से 10 तक बढ़ा है, 10 से 11 बजे तक बढ़ा है। ये 2 अंतराल हैं जहाँ पे तापमान बढ़ रहा है। तो लिख देंगे 5वां पार्ट, प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, फिर प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक। इन अंतरालों में तापमान बढ़ा है। तो इसका ये आंसर आ गया 5वें पार्ट का। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो
कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक और पॉइंट है जहाँ पे तापमान बढ़ा है, वो क्या है, 2 से 3 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। तो ये 3 अंतराल है जिसमें तापमान बढ़ रहा है। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और इस प्रश्न को देखेंगे, पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हमें दिया है, निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो हमारे पास ये जो निर्माता कंपनी है उसने जो बिक्री की है विभिन्न वर्षों में, उसके लिए हमारे पास आलेख बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है। 2002 में इसने बिक्री की है 4 करोड़ रुपए की, फिर 2003 में बिक्री की है इसने 7 करोड़ रुपए की, 2004 में बिक्री की है 6 करोड़ रुपए की, 2005 में बिक्री की है 10 करोड़ रुपए की, और 2006 में इसने बिक्री की है 8 करोड़ रुपए की। हमें इसके लिए प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न क्या पूछा है, ए में पहला प्रश्न है, वर्ष 2002 में, तो हमें ये बताना है कि वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री की थी। तो हमारे पास 2002 में कितनी बिक्री है, 4 करोड़ रुपए। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 2 का ए का पहले पार्ट का आंसर कितना है, 4 करोड़ रुपए। दूसरे पार्ट का आंसर क्या पूछा है इसने, 2006 में, तो 2006 में कितनी है, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए। उसके बाद में बी पार्ट इसने दिया है, बी पार्ट में पूछा है पहले पार्ट में वर्ष 2003 में, तो वर्ष 2003 में कितनी बिक्री थी, 7 करोड़ रुपए। पहले पार्ट में पूछा है वर्ष 2003 में कितना आ जाएगा, 7 करोड़ रुपए। दूसरे पार्ट में इसने पूछा है वर्ष 2005 में, तो 2005 में कितनी बिक्री है, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। सी पार्ट में इसने पूछा है वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 में बिक्रियों में कितना अंतर था। वर्ष 2002 में 4 करोड़ रुपए, 2006 में 8 करोड़ रुपए, तो अंतर कितना आ जाएगा, 8 करोड़ रुपए माइनस 4 करोड़ रुपए, कितना आ जाएगा, 4 करोड़ रुपए का अंतर है 2002 और 2006 की बिक्रियों में। फिर चौथा पार्ट इसने पूछा है किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक है। तो कौन से अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका बन रहा है, देखो 2004 में थी बिक्री 6 करोड़ और 2005 में हो गई 10 करोड़, तो ये अंतर जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2004 से 2005। तो हमारे पास 2004 से डी पार्ट में 2004 से 2005 में अंतर अधिक है। कितना अंतर है, 2005 में है 10 करोड़ और 2004 में है हमारे पास कितना, 6 करोड़। कितने का अंतर है, 4 करोड़ रुपए का। तो हमारे पास 2004 से 2005 की बिक्री में अधिक अंतर है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में हमारे पास तीसरा जो प्रश्न दिया है उसे हम देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे हम हल करेंगे। पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान परिस्थितियों में प्रयोगशाला 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। तो 2 ए और बी 2 पौधे उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। तो आलेख आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, पौधे ए और पौधे बी के लिए हमारे पास पौधे ए के लिए जो दर्शाया है वो है डॉटेड लाइन से, डैश डैश से, और जो पौधा बी है वो डार्क लाइन से दर्शाया गया है। तो यहाँ से हमें दिखाया इसने, प्रारंभ में जो इसकी लंबाई थी वो 0 थी। एक्स अक्ष पर हमें सप्ताह दर्शाए हैं और वाई अक्ष पर इसने ऊंचाई दर्शाई है सेंटीमीटर में।
तो पहले सप्ताह में जो हमारे पास पौधा बी था उसकी ऊंचाई हमारे पास थी 1 सेंटीमीटर और पौधे ए की जो ऊंचाई थी वो थी 2 सेंटीमीटर। दूसरे सप्ताह में जो इन दोनों की ऊंचाइयां थी वो बराबर थी और वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे सप्ताह में ए पौधे की ऊंचाई थी हमारे पास 9 सेंटीमीटर और बी पौधे की ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर। अब इस ग्राफ के आधार पर हमें इनके प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है इसने, पहला पार्ट दिया है पहले प्रश्न में 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद दोनों पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो पौधे ए की ऊंचाई बतानी है ए पार्ट में प्रश्न नंबर 3। पहला पार्ट पूछा है 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद कितनी ऊंचाई थी 7 सेंटीमीटर। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है 3 सप्ताह बाद, तो 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी 9 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट हल करेंगे। बी पार्ट में क्या पूछा है इसने, बी पार्ट में इसने पूछा है 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। तो 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। पहले में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तीसरे सप्ताह के बाद कितनी ऊंचाई है पौधे बी की 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर सी पार्ट, सी पार्ट में हमें पूछा है इसने तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो तीसरे सप्ताह में कितनी ऊंचाई बढ़ी वो हमें बतानी है। तो पौधे ए के लिए तो ऊंचाई थी 7 सेंटीमीटर दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में हो गई 9 सेंटीमीटर। तो कितनी बढ़ी, तीसरे सप्ताह में बढ़ी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी, उसमें से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, कितने बढ़ गई है 2 सेंटीमीटर। फिर इसने पूछा है डी पार्ट में, डी पार्ट में क्या पूछा है, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई का हमें बताना है कितनी बढ़ी है। तो दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में सीधा लिख सकते हैं, तीसरे सप्ताह में बढ़ी ऊंचाई कौन से पौधे के लिए, पौधे बी के लिए। तो पौधे बी के लिए तीसरे सप्ताह में ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर और दूसरे में थी 7 सेंटीमीटर, अंतर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर का। ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब हम इसका ई पार्ट हल करेंगे। ई पार्ट में क्या दिया है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है। तो कौन से सप्ताह में सबसे ज़्यादा बढ़ी है ए के लिए ऊंचाई वो हमें बतानी है। तो ए के लिए ऊंचाई पहले सप्ताह में बढ़ी है 0 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक, दूसरे सप्ताह में बढ़ी है ये 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक। तो ये 7 सेंटीमीटर तक बढ़ी है। तो दूसरे सप्ताह में इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो लिख देंगे दूसरे सप्ताह में। फिर हमारे पास है एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या दिया है इसने, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है। तो कौन से सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है, वो है हमारे पास पहले सप्ताह में, क्योंकि इसमें 1 ही सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ी है। तो लिख देंगे पहले सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में। उसके बाद में है जी पार्ट। जी पार्ट में क्या पूछा है इसने, जी पार्ट में पूछा है क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। तो हाँ, दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी 2 सप्ताह के बाद। तो 2 सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान है। कितनी है वो, 7 सेंटीमीटर।
तो हमारा जो जी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो जो चौथा प्रश्न है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ग्राफ के साथ। उस ग्राफ को देख करके हमें हल बताने हैं इनके जो प्रश्न पूछे हैं उनके लिए। तो हमारे पास चौथे प्रश्न में दिया है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान को दर्शाता है। तो पहले से अनुमान लगाया गया वो तापमान है और जो हमारे पास वास्तविक तापमान रहा है उन दोनों का ग्राफ इसने बनाया है। तो पूर्वानुमान को इसने दर्शाया है डॉटेड लाइन से और वास्तविक तापमान को दर्शाया है इसने डार्क लाइन से। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर दिन दिए हुए हैं और जो हमारे पास तापमान है वो वाई अक्ष पर दिया हुआ है। तो अगर हम देखें सोमवार को, तो सोमवार को जो अनुमानित तापमान था वो था 15 डिग्री सेंटीग्रेड और वास्तव में तापमान रहा कितना है 17 से 18 के बीच में। तो 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद में हमारे पास है मंगलवार को, दोनों का तापमान एक जैसा है कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बुधवार को हमारे पास जो तापमान है वो है 22 या 23 डिग्री सेंटीग्रेड और जो अनुमानित था और वास्तविक तापमान था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में गुरुवार को तापमान दिया है इसने 15 डिग्री सेंटीग्रेड वास्तविक था और अनुमानित तापमान कितना था, ये था हमारे पास 23 या 22 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में शुक्रवार को तापमान सेम रहा है, अनुमानित और वास्तविक दोनों, और इनका मान कितना है, इनका मान है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमारे पास जो शनिवार को तापमान रहा है, शनिवार को तापमान अनुमानित तापमान कम था और पूर्वानुमानित तापमान क्या था, ज़्यादा था। पूर्वानुमानित तापमान था 30 और जो वास्तविक तापमान था वो था हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद रविवार को अनुमान सही रहा है, जो तापमान है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा है। अब इसके आधार पे हमें बताना है जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर। क्या दिया है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो दोनों बिंदु एक ही हैं जिस दिन में, वो दिन हमें इसमें बताने हैं। तो कौन कौन से दिन में हैं, एक तो है मंगलवार को, दूसरा है शुक्रवार को, फिर है रविवार को। तो इसका आंसर क्या है, प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या पूछा है, हमारे पास जो तापमान एक जैसा रहा है कौन कौन से दिन में रहा है, मंगलवार, फिर है हमारे पास शुक्रवार और फिर रहा है हमारे पास रविवार। इन तीनों दिनों में एक जैसा तापमान रहा है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमें दिया है, सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान अधिकतम तापमान क्या था। पूर्वानुमानित तापमान जो हमारे पास था वो अधिकतम तापमान कितना था, वो था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्राफ में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा हमें दर्शाया गया है, बताया है, पूछा है इसने, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। वास्तव में जो न्यूनतम तापमान था वो कितना था, वो था हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्राफ में देखेंगे जो वास्तविक तापमान का ग्राफ सबसे नीचे है वो कितने डिग्री पे है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर इसने चौथा पॉइंट पूछा है। चौथा पॉइंट क्या पूछा है इसने, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक है। तो कौन से दिन में जो तापमान का अंतर है वो सर्वाधिक है, तो वो हमारे पास है कौन सा दिन, वो है गुरुवार। कौन सा दिन है, गुरुवार, क्योंकि गुरुवार को जो अनुमानित तापमान था वो था लगभग 23 डिग्री के आसपास और जो वास्तविक तापमान था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, बाकी में इतना अंतर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, गुरुवार को। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे और प्रश्न नंबर 5 के लिए हमें सारणी दी है, इसके लिए हमें रैखिक आलेख बनाना है। तो हमारे पास प्रश्न दिया है, पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है हमें, निम्न तालिका प्रयोग कर, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। एक रैखिक आलेख
बनाइए। अब यहाँ से हमारे पास तालिका जो दी है वो है हमारे पास ए पार्ट में विभिन्न वर्षों में, ए पार्ट में जो तालिका है विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में, किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, हिमपात के दिनों की संख्या। तो हिमपात के दिनों की संख्या दी है हमें, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की सारणी दी है, 2 कॉलम है। पहला है वर्ष और उसके बाद है हमारे पास दिन। इसके लिए कुछ मान दिए हैं अलग अलग वर्षों के लिए। तो पहला हमें क्या दिया है, 2003 में जो था वो 8 दिन, 2003 में 8 दिन हिमपात हुआ। 2004 में 10 दिन हिमपात हुआ। 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। तो ये हमारे पास हिमपात के दिन दिए हैं। इनके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 अक्ष चाहिए होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो पहला कॉलम जो है वो एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं और दूसरा कॉलम कहाँ दर्शाते हैं, वाई अक्ष पर। तो ये हमारा है एक्स अक्ष और ये क्या है, ये है वाई अक्ष। तो पहले कॉलम में हमारे पास वर्ष दिए हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2003, 2004, 2005 और ये आ जाएगा 2006। आगे हमारे पास मान नहीं है लेकिन इसे खाली नहीं छोड़ेंगे, तो इसे हमने दर्शा दिया 2008 तक। ये क्या है, ये है वर्ष। उसके बाद में यहाँ पे हमें तापमान मानना है। तो तापमान के लिए अधिकतम तापमान कितना, अधिकतम जो दिन है वो कितने हैं, 12। तो 12 तक पहुँचने के लिए अगर हम 1 का अंतर लेंगे तो 12 खाने चाहिए होंगे। अगर हम 2-2 का अंतर ले लेते हैं तो 6 खाने चाहिए होंगे। तो यहाँ पे पैमाना मान लेंगे, माना पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। एक्स अक्ष पर अंतर कितने का लिया है, 1 वर्ष का। और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर अंतर कितने कितने का लें, 12 तक पहुंचने के लिए 2-2 का अंतर ले लेते हैं। क्या है ये दिन, तो क्या आ जाएगा 2 दिन। तो यहाँ से हमारे पास अंतर के आधार पे मान रखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और ये आ जाएंगे 12। ये क्या है हमारे पास, दिनों की संख्या है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में ये बिंदु दर्शा करके और उसके लिए हमें रैखिक आलेख बनाना है। तो 2003 में कितने दिन हैं, 8 दिन। तो 2003 में 8 दिन कहाँ हैं, ये रहे। दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे वहाँ पर हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा बिंदु बन गया, ये पॉइंट आ गया। फिर इसने कहा है 2004 में है 10। तो 2004 में हमारे पास 10 हैं, तो 10 से भी एक लाइन आएगी और 2004 से भी एक लाइन आएगी। जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे वहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में 2005 में कितना है, 5। तो 5 कहाँ होगा, इस बिंदु पर 4 और 6 के बीच में। तो 4 और 6 के बीच से एक लाइन आएगी और 2005 से भी एक लाइन आएगी। जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे वहाँ पर इसका पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में 2006 में है 12। तो 2006 में 12 कहाँ होंगे, ऊपर। तो 12 से भी एक लाइन आएगी और 2006 से भी एक लाइन आएगी। ग्राफ में आप देखेंगे तो ये आपकी लाइनें खींची हुई हैं, जो मैं अभी लाइनें बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए हैं। अब इनको मिला देंगे तो हमारे पास रैखिक आलेख बन जाएगा। पहले ये बिंदु था, फिर हमारे पास ये दूसरा बिंदु है। तो पहले बिंदु को दूसरे से मिलाएंगे, दूसरे को फिर तीसरे से मिला देंगे, स्केल से मिलाना है। तीसरे को फिर हम मिला देंगे चौथे से। ये हमारे पास बन गया इसका रैखिक आलेख। तो ये हमारा ग्राफ है।
पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। तो दूसरा पार्ट जो हमें दिया है वो हमारे पास लिखेंगे पहले, फिर हम उसके लिए ग्राफ बनाएंगे जो सारणी दी है उसके आधार पर। तो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है? दूसरे पार्ट में दिया है विभिन्न वर्षों में एक गांव में, बी पार्ट, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या किसमें दी है? ये दी है इसने हजारों में। तो हमारे पास जो संख्या दी है वो किसमें है? हजारों में है। इसके लिए जो सारणी दी है इसने वर्ष दिए हैं, फिर पुरुषों की संख्या का कॉलम दिया है, फिर हमें कॉलम दिया है इसने स्त्रियों की संख्या का। वर्ष इसने दिए हैं कौन कौन से? 2003 से 2007 तक। तो 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। अब इसके लिए जो पुरुषों की संख्या दी है वो है 12.5, उसके बाद है 13.2 और उसके बाद हमारे पास है 13.5। उसके बाद स्त्रियों की जो संख्या है वो है 11.3, फिर है हमारे पास 11.9, फिर है 13, उसके बाद है 13.6 और फिर है हमारे पास 12.8। अब यहाँ से हमारे पास इनकी जो सारणी दी है इसके आधार पे हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो अक्ष चाहिए होंगे। कौन कौन से अक्ष? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे पहला कॉलम आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे वाई अक्ष पे। तो हम बना लेंगे यहाँ पे ग्राफ। ये हमारा है एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। ये 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ से हमें जो सन दिए हैं, साल दिए हैं वो क्या हैं? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और ये आ जाएगा 2008। यहाँ से जो हमें संख्याएं दी हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? ये 11 से लेकर के 14 के बीच में हैं और इनमें पॉइंटों में अंतर है। तो पॉइंटों वाले जो मान हैं वो बीच में जो लाइनें होती हैं उनके आधार पर उन्हें गिनकर हम बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 11 से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहले इसके लिए हम पैमाना मानेंगे। पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर अंतर कितने का ले रहे हैं? 1000। तो हमारे पास अंतर कितने का है? 1000 का। तो यहाँ से शुरुआत करनी है हमें 11 से। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया 11000, फिर आ जाएगा 12000, फिर हमारे पास आ जाएगा 13000, फिर हमारे पास आ जाएगा 14000, फिर 15 और फिर ये हमारे पास आ जाएंगे 16। अब इनके बीच में लाइनें होती हैं
लाइनें कितनी कितनी हैं हमारे पास, 10-10 लाइनें होती हैं, 9 लाइनें, 10वीं लाइन ये अगली संख्या बन जाती है। तो क्या बनेगा, बीच में आ जाएगा हमारे पास 11.5, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद में है 1, 2, 3 और 4। इधर भी हमारे पास लाइन आ जाएगी कौन सी, 12.5 के लिए बिल्कुल बीच में 1, 2, 3 और 4। इधर भी आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 और 4। इधर हमारे पास जो बीच में लाइन आएगी वो 13.5 के लिए, और यहाँ से क्या बनेगा 1, 2, 3 और 4। यहाँ से भी आ जाएगा 1, 2, 3 और 4 लाइनें। ये हमारे पास पॉइंटों के लिए मान बन गए हैं। अब हम इसके लिए ग्राफ दर्शाएंगे, और ग्राफ दर्शाने से पहले इनके जो अंतर हैं वो देखें। तो यहाँ पे 0 से 11 है, 0 से 11 अंतर है, बाकियों में अंतर 1-1 का है। तो यहाँ पे हमने बीच में ग्राफ छोड़ा है, इसलिए यहाँ पे जिगजैग दर्शा देंगे। यहाँ पे जो अंतर है वो हमारे पास है 1-1 वर्ष का, तो यहाँ पे भी हम क्या दर्शा देंगे, जिगजैग। ये हमें पिछले क्वेश्चन में भी दर्शाना था, ए पार्ट में भी दर्शाना था, ये जिगजैग उसमें दर्शाना है हमें। अब इसके आधार पर हम मान रखेंगे। तो 2003 में पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है, 12। तो 2003 में पुरुषों की संख्या 12। दोनों से 1-1 लाइन आएगी। जब आप ग्राफ में देखेंगे तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलेंगी वहाँ पर इसका पॉइंट बन जाएगा। पहले पुरुषों के लिए बना लेते हैं। फिर हमारे पास है 12.5 2004 के लिए, 2004 के लिए 12.5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा लगभग। उसके बाद में हमारे पास है 2005 में 13, तो 2005 में 13, ये इसके लिए हमारे पास पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे लगभग। दोनों से 1-1 लाइन आएगी, जहाँ मिलेंगे वहाँ पे पॉइंट बन जाएंगे। फिर हमारे पास 2006 में है 13.2, 2006 में 13.2 लगभग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है 2007 में 13.5, 2007 यहाँ पर है, और 13.5 कहाँ होगा, ये 13.5 है, तो यहाँ पे लगभग मिल जाएगा। ये हमारे पास पुरुषों के लिए बन गई ग्राफ। इनको मिलाएंगे, डार्क लाइन से मिला देते हैं। ये हमारे पास बन गया पुरुषों के लिए ग्राफ। अब हमें बनाना है महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। तो स्त्रियों के लिए 2003 में कितनी संख्या है, 11.3। तो 11.3 कहाँ पे है, 11 के बाद में 3 लाइनें गिन लेंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद जो 2004 में संख्या है वो 11.9, तो 11.9 कहाँ होगा, 11 के बाद में 9 लाइनें गिन लेंगे, तो यहाँ पे लगभग पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट बन गया। उसके बाद हमारे पास जो मान है वो मान है कितना, 13 कहाँ पे है, 2005 में 13 है यहाँ पे, तो इसी पॉइंट पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में 2006 में है 13.6, 2006 में 13.6, 13.6 कहाँ होगा, 5 के बाद में लगभग यहाँ मिल जाएगा जा कर के। उसके बाद हमारे पास 2007 में है 12.8, तो 12.8 यहाँ पे है, तो लगभग यहाँ मिल जाएगा जा कर के। अब इन्हें मिलाना है, इसे हम डॉटेड लाइन से दर्शा देंगे। तो ये मिला दिया पहले, फिर इसको मिला दिया, फिर हमने इसको मिला दिया, फिर हमने इसको मिला दिया। ये हमारे पास ग्राफ बन गया दोनों के लिए। अब यहाँ पे ये दर्शाना है कि डॉटेड लाइन किसकी है और डार्क लाइन किसकी है। तो डॉटेड लाइन किसके लिए हमने दर्शाई है, ये है स्त्रियों के लिए। उसके बाद में डार्क लाइन जो दर्शाई है वो किसके लिए है, पुरुषों के लिए। ये हमारा ग्राफ बन गया। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है 5वें क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न जो हमें दिया है उसमें हमें ग्राफ बना करके दिया हुआ है इसने, और हमें पूछा है कुछ क्वेश्चन। इसके लिए हम एक चीज़ दर्शाना भूल गए, ये क्या है हमारे पास, वर्ष हैं, और ये क्या है, संख्या है हजारों में।
संख्या हजारों में, ये और दर्शाना है यहाँ पे, ये दर्शा देना। तो ये हमारा जो बी पार्ट था 5वें का वो कंप्लीट हो गया। अब छठे प्रश्न के लिए हमें एक ग्राफ दिया है और उसके लिए हमें क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे छठे प्रश्न को और उसके बाद में उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो छठा प्रश्न दिया है हमें, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। तो डाकिये के लिए दूरियां जो हैं वो आलेख में दर्शाई हैं। एक्स अक्ष पर हमें समय दिया है और वाई अक्ष पर हमें दूरी दी है किलोमीटर में। तो हमारे पास समय जो है वो 8 बजे ये दर्शाया है इसने कि 2 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था। 9 बजे ये 10 किलोमीटर और 10 बजे 16 किलोमीटर, ये 11 बजे, ये जो हमारे पास 10:30 बजे हैं, 10:30 बजे इस ये दूरी जो तय की है वो 16 किलोमीटर है, वहीं पे रुक गया था ये। और उसके बाद में हमारे पास जो 11:30 बजे का टाइम है, 11:30 बजे इसने जो दूरी तय की है वो है लगभग 22 किलोमीटर। तो इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो छठे प्रश्न का पहला पार्ट पूछा है इसने, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया है। तो एक्स अक्ष पर अगर हम देखें तो 2 खाने छोड़ करके इसने 1 घंटा लिया है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, क्या हमारे पास आएगा पहले का आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा। बी पार्ट इसने पूछा है, दूसरा प्रश्न जो इसने पूछा है वो है उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया इसने, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 2 किलोमीटर से लेकर के ये 8 बजे से स्टार्ट होकर के ये पहुंचता है 11:30 बजे तक। तो 11:30 और 8 बजे में अंतर कितने का हो गया, लिया गया कुल समय कितना बनेगा, 11:30 बजे ये पहुंचता है और स्टार्ट करता है ये 8 बजे। तो कितने घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए। कितने घंटे लगाए हैं इसने, 3.5 घंटे। सी पार्ट में पूछा है व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी हमें बतानी है। तो ये कितने किलोमीटर दूरी है, लास्ट दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर। तो इसके लिए दूरी कितनी है, वो हो जाएगी 22 किलोमीटर। डी पार्ट में पूछा है इसने क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो ये रुका है कितने बजे से कितने बजे तक, 10 बजे से 10:30 बजे तक ये रुका है। तो हाँ रुका है कितने बजे से कितने बजे तक, 10 बजे से 10:30 बजे तक। ई पार्ट में क्या पूछा है इसने, ई पार्ट में इसने पूछा है कि हमारे पास किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो कौन से अंतराल में उसकी चाल सबसे ज़्यादा थी, तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा दूरी कौन से अंतराल में तय की है इसने तय की है 8 से 9 बजे के बीच में। 8 बजे से 9 बजे तक। तो ये हमारे पास ई पार्ट हो गया इसका। हमारा छठा प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे और 7वें प्रश्न में कुछ ग्राफ हमें दिए हुए हैं और उनके लिए हमें बताना है कि ये संभव है या नहीं है। तो इसके लिए भी आपके जो ग्राफ हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। 7वां प्रश्न दिया है निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव हैं।
तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न दिया है इसमें x अक्ष पर समय दर्शाया है और y अक्ष पर इसने तापमान दर्शाया है, और जो ग्राफ है वो सीधी रेखा जा रही है। इसका मतलब समय के साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा है, ये हो सकता है, तो ये हमारे पास संभव है। तो लिख देंगे प्रश्न नंबर 7 का ए पार्ट का आंसर क्या है, समय के साथ तापमान बढ़ रहा है, यह संभव है। बी पार्ट में जो हमें ग्राफ दिया है उसमें अगर देखें तो हमारे पास समय बढ़ने के साथ साथ तापमान घट रहा है, तो ये भी संभव है। समय बढ़ने के साथ तापमान घट रहा है, इसे भी लिख देंगे यह संभव है। सी जो हमें ग्राफ दिया है उससे अगर हम देखें तो इसमें दिया है इसने कि समय तो रुका हुआ है लेकिन तापमान बढ़ रहा है, ये संभव नहीं है। समय रुका हुआ है या स्थिर है लेकिन तापमान बढ़ रहा है, असंभव है। उसके बाद में डी पार्ट में क्या दिया है, जो हमें ग्राफ दिया है, तापमान स्थिर है लेकिन समय बढ़ रहा है, ये हो सकता है। तापमान स्थिर है लेकिन समय बढ़ रहा है, यह संभव है। तो हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो 15.1 प्रश्नावली थी इसके साथ ही कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी प्रश्नावली 15.2 स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी 15.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 15.2 प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें बेसिक सीखना है ग्राफ के बारे में। हमें पता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह के दो अक्ष चाहिए होते हैं। एक हमारे पास होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। अब तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ धनात्मक मानों के बारे में पढ़ा है, ऋणात्मक मानों के बारे में नहीं पढ़ा है। तो x अक्ष का जो ऋणात्मक मान है उसको हम लिखते हैं x डैश अक्ष से, और y का जो ऋणात्मक मान है इसे हम लिखते हैं y डैश अक्ष से। अब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अब हमारे पास जो कोई भी बिंदु है उसके लिए हमारे पास जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो x, y के रूप के होते हैं। x, y का मतलब है कि पहले हम x अक्ष का मान लिखते हैं, फिर हम y अक्ष का मान लिखते हैं। जो हमारे पास x है वो इसकी y अक्ष से दूरी होती है, इस बिंदु की ये होती है x, और जो इसकी x अक्ष से दूरी है उसे हम लिखते हैं y से। हिंदी में इसे बोलते हैं हम कोटि और इसे हम बोलते हैं भुज। तो ये हमारे पास भुज और कोटि इनके नाम हैं। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज, जिसे हम x से लिखते हैं। x अक्ष से दूरी जिसे हम कोटि कहते हैं और इसे हम लिखते हैं y से। और किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो किस प्रकार के होते हैं? x, y के रूप के। कहने का मतलब पहले x का मान आएगा, उसके बाद में हमारे पास y का मान आएगा। अब ये हमारे पास जो चारों भाग बने हैं इनके नाम दिए हैं इसने। ये हमारे पास चतुर्थांश बने हैं। ये हमारे पास है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है हमारे पास तृतीय चतुर्थांश, और ये है हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश।
अब इनमें हम अगर देखें जो निर्देशांक दर्शाए जाएंगे, इसमें ये x अक्ष भी धनात्मक है, y अक्ष भी धनात्मक है। तो हमारे पास जो दोनों प्लस वाले मान के लिए बिंदु दर्शाएंगे वो कौन से चतुर्थांश में होंगे? प्रथम चतुर्थांश में। दूसरे में अगर हम देखें तो x अक्ष माइनस का है, ऋणात्मक है, और y अक्ष प्लस का है, तो पहला मान माइनस और दूसरा प्लस का होगा, तो वो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। उसके बाद में हमारे पास तृतीय चतुर्थांश में देखें तो x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। इसका मतलब दोनों मान माइनस जिसके लिए होंगे वो हमारे पास कौन से चतुर्थांश में आएगा? तृतीय में। चतुर्थ में x अक्ष प्लस का है, y अक्ष माइनस का है, तो इसके लिए निर्देशांक जो आएंगे वो हमारे पास पहला मान जो धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, ये दोनों मान जो आएंगे तो वो कौन से चतुर्थांश में होंगे? ये चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। उसके बाद में x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। जहां y का मान 0 हो वो बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर। और y अक्ष पर x अक्ष का मान 0 होता है, तो जहाँ पे x का मान 0 दिया हो वो कहाँ पे होगा? y अक्ष पर। ये हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, इनके आधार पर हम प्रश्नावली 15.2 हल करेंगे। तो 15.2 का जो पहला प्रश्न दिया है हमें, वो क्या दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो क्या दिया है पहला प्रश्न? निम्न बिंदुओं को, प्रश्न नंबर 1, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज पर, एक वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो हमें कुछ बिंदु दिए हैं और उनके लिए हमें ये बताना है कि ये सरल रेखा पर स्थित हैं या नहीं है। ए पार्ट हमें दिया है, इसके लिए ए बिंदु है 4,0, बी बिंदु है 4,2, सी बिंदु है हमारे पास 4,6 और डी बिंदु है 4,2.5। 4,2.5 ये हमारे पास बिंदु दिए हैं। अब इन्हें ये चेक करना है कि ये सरल रेखा में हैं या नहीं है। तो इनका हम ग्राफ बना करके देखेंगे। तो ग्राफ के लिए हमारे पास जो मान है वो मान लिखेंगे पहले। ये हमारा है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो यहाँ पे 0 होता है, ये क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। इधर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ से x अक्ष का मान कितना है? a बिंदु के लिए 4 और y का मान है 0। यहाँ पर बिंदु बन जाएगा, ये a बिंदु आ गया। फिर 4,2, 4 और y का मान है 2, यहाँ पर बिंदु बनेगा लगभग। तो ये हमारे पास b बिंदु आ गया। फिर है 4,6, तो 6 हमारे पास यहाँ पे है ऊपर, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मिला देंगे इसे, तो लगभग यहाँ आकर मिल जाएगा। ये बन गया हमारा C बिंदु। फिर D बिंदु दिया है इसने 4,2.5, तो 4,2.5 यहाँ पे होगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, 4,2.5 यहाँ पे बन जाएगा लगभग। तो ये हमारा बन गया D बिंदु। इन सभी को अगर हम मिलाएंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये चारों बिंदु एक ही रेखा में आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है? सरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। तो लिख देंगे ये सभी बिंदु
सरल रेखा पर स्थित हैं। तो हमारा जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट हल करेंगे। बी पार्ट में जो हमें निर्देशांक दिए हैं वो है हमारे पास 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4। इनके लिए नाम दिए हैं इसने P Q R व S। ये है P, ये Q, ये R और ये हमारे पास है S। ग्राफ बनाएंगे इनका। ग्राफ के लिए हमें दोनों अक्ष चाहिए होंगे, X अक्ष और Y अक्ष। ये हमारे पास है X अक्ष, ये है हमारे पास Y अक्ष। यहाँ से ये 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ये आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। इनको मिलाएंगे। पहले क्या है, P बिंदु क्या है, 1 1। तो X का मान भी 1 और Y का मान भी 1, दोनों मिलेंगे, ये P बिंदु बन जाएगा। उसके बाद है 2 2, तो दोनों जहाँ मिलेंगे वो भी एक P Q बिंदु बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है कौन सा बिंदु, R बिंदु 3 3। तो यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, तो दोनों जहाँ पे मिलेंगे आकर के वो बिंदु बन जाएगा, ये R बिंदु आ गया। उसके बाद है हमारे पास 4 4, तो ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा, ये आ गया S बिंदु। ये चारों भी एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, सरेख हैं, यानी कि सरल रेखा में स्थित हैं। लिख देंगे ये है, ये बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तुम्हारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका सी पार्ट हल करना है। तो सी पार्ट में जो हमें मान दिए हैं वो लिखेंगे पहले हम। क्या क्या मान दिए हैं सी पार्ट में? सी पार्ट में है हमारे पास K, L, M और N। K के निर्देशांक हैं हमारे पास 2 3, L के निर्देशांक हैं 5 3, M के निर्देशांक हैं 5 5 और N के निर्देशांक हैं 2 5। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास 2 अक्ष बनेंगे, X अक्ष और Y अक्ष। ये हो जाएगा X अक्ष और ये हमारे पास है Y अक्ष। ये 0 आ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा 7। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। अब इसके आधार पे हमारे पास पहला जो बिंदु है K, उसमें X का मान है 2 और Y का मान है 3। X का मान 2, Y का मान 3। जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे। पहला पॉइंट बन गया, ये K है। फिर हमारे पास L में है X का मान 5 और Y का मान 3। X का मान 5 और Y का मान 3, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ये बन गया L। M में हमारे पास X का मान भी 5 है और Y का मान भी 5 है, लगभग यहाँ पे पॉइंट बनेगा M। N में X का मान है 2 और Y का मान 5 है, लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया N। अब इन्हें मिलाना है, तो इस तरह से हम मिला देंगे इनको। ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। ये हमारे पास जो निर्देशांक हैं वो दर्शाने हैं, तो निर्देशांक भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 3। यहाँ पे हमारे पास है L में 5 2 और 5 3। इधर हमारे पास है 5 5 और इधर हमारे पास है कितना, 2 5। ये निर्देशांक हम दर्शा सकते हैं। ये जो हमारे पास बिंदु आए हैं, क्या ये सरल रेखा में है? सरल रेखा में नहीं है, तो लिख देंगे ये बिंदु सरल रेखा में नहीं है।
तो हमारा जो सी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।